आज इस कोर्स के बारे में लोग ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है कि इसमें क्या चीज़ हम पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ सीखेंगे। देखिए, जनरली अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आप अगर DCA MCA के कॉलेज गोइंग के स्टूडेंट हैं तो आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में पता होगा। और अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आपने टाइटल देख के इस वीडियो पे क्लिक किया होगा और वेब डेवलपमेंट के बारे में आप कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट क्या है और उसके सिलेबस क्या है, बेसिक चीज़ें। अगर आप एक वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, कंप्लीट वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, डिजाइनिंग से लेके और बैकएंड तक काम करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए वेब डेवलपमेंट कोर्स होता है। इसमें जो सिलेबस होते हैं, जो पहला सिलेबस आपका नॉर्मली आप लोग जानते होंगे, HTML पहला सिलेबस होता है। ये एक लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी वेबसाइट के जो आप लेआउट देखते हैं, जो कंटेंट देखते हैं, अगर आप एक वेबसाइट देखिए उसमें कई सारे कंटेंट लिखे होंगे, कई सारे बटन होंगे, कई सारे इमेज होंगे और कई सारे पैराग्राफ्स लिखे रहते हैं, हेडिंग लिखे रहते हैं। उन चीज़ को वेब पेज पे बनाने के लिए या वेब पेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, HTML का यूज करते हैं। HTML सिर्फ ये काम करता है कि इसको मार्कअप करने का काम करेगा। अगर आप एक वेबसाइट देखिए तो उसमें जितना भी चीज़ लिखा रहेगा वो सिर्फ HTML की मदद से लिखा रहता है। अगर उसको आप डिजाइन करना चाहते हैं तो जो हम सेकंड सिलेबस पढ़ते हैं वो CSS पढ़ते हैं। CSS का पूरा नाम वैसे आप लोग जानते होंगे, कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है। इसके 2 वर्जन आते हैं, पहला होता है सेकेंड और दूसरा जो होता है थर्ड होता है। इसमें CSS को फर्स्ट से ले लिया गया है, सेकंड से लिया गया। अब इन दोनों वर्जन में डिफरेंट क्या है, CSS की मदद से हम क्या करेंगे, अभी नॉर्मली आप समझिएगा। मैंने कहा कि अगर आपको वेबसाइट पे कुछ लिखना है या राइट करना है, वेब पेज बनाना है, कंटेंट राइट करना है, तो उसके लिए आप HTML को सीखते हैं। लेकिन HTML सिर्फ आपको मार्कअप दे देगा, उसको डिज़ाइन करना है, मार्कअप को डिज़ाइन करना है तो हमारे पास जो लैंग्वेज आती है वो CSS की जाती है। CSS का दूसरा वर्जन हम पढ़ते हैं सिर्फ HTML के कंटेंट को डिज़ाइन करने के लिए। जो वेबसाइट हम HTML से बना के रखते हैं, अगर उसको प्रॉपर एक मॉडिफाई करना है, डेकोरेट करना है, डिज़ाइन करना है, तो हम CSS2 का यूज़ करते हैं। तो बात आती है CSS3 का यूज़ क्यों किया जाएगा। CSS3 तब काम आता है जब आप अपनी वेबसाइट में एट्रैक्टिव एनिमेशन या ट्रांजिशन को ऐड करना चाहते हैं। और इसका मेन रोल जो है CSS3 का, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए किया जाता है। अगर आप मोबाइल में देखें, आज के टाइम पे हमारे पास जो वेबसाइटें आती हैं, अगर हम एक वेबसाइट को बनाते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर पर, तो उसकी स्क्रीन के साइज़ के अनुसार हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट को बनाते हैं। लेकिन अगर उसी वेबसाइट को अगर मोबाइल या टैबलेट पर ओपन करेंगे तो हो सकता है उसके डिज़ाइन को बिखेर दे, साइज़ के अनुसार बिखर जाए। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम रिस्पॉन्सिव कंसेप्ट को पढ़ते हैं और ये रिस्पॉन्सिव कंसेप्ट आपको CSS3 प्रोवाइड करता है। CSS3 में रिस्पॉन्सिव कंसेप्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें मीडिया होता है। और इसका एक मेन जो फीचर है, 2 फीचर आपके सामने सबसे बड़े आए, वो है फ्लेक्स और ग्रिड। CSS में ये 2 फीचर, CSS3 में ये 2 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट के कंटेंट को अरेंज कर पाते हैं मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग, जिसके कारण हम उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। और तीसरा फीचर इसका अगर कोई है तो वो है एनिमेशन, ट्रांजिशन को ऐड करना। अगर आप इतना सीखते हैं HTML और CSS, तो आप क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिक कहें, नॉर्मल वेबसाइट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन वो वर्किंग वेबसाइट नहीं होगी। अगर आप उसको चाहते हैं कि मैं किसी सर्वर पर अपलोड कर दूँ और मैं मोबाइल या कंप्यूटर से उसको एक्सेस करूँ, तो जाहिर सी बात हो उस वेबसाइट को आप इसके मदद से नहीं कर सकते। डिज़ाइन करके आप उसके लेआउट को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक वेबसाइट में कई प्रकार के फॉर्म आते हैं, आप नोटिस कीजिए, हमने कई सारी ऐसी वेबसाइटें देखा जिसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है या लॉगिन फॉर्म होता है, साइन अप फॉर्म होता है। उस फॉर्म को हम कंट्रोल करते हैं तो कभी कभी हम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मेंशन कर देते हैं कि ये चीज़ ईमेल आईडी की जगह पे मैं फर्स्ट नेम मेंशन कर देता, या फर्स्ट नेम की जगह पे कुछ और मेंशन कर देता हूँ, तो वो कुछ वार्निंग देता है। वेबसाइट आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। और अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हो, चाहते हैं कि उस वेबसाइट के बिहेवियर को मैं कंट्रोल करूं, तो जो थर्ड सिलेबस आप जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट पढ़ते हैं उसे हम जावास्क्रिप्ट कहते हैं। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो इसकी मदद से जो वेबसाइट के जो भी वेबसाइट पे यूजर जाएगा उसके हम बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे, वो क्या कर रहा है, क्या गलती कर रहा है और उसको किस प्रकार से काम करना, कैसे गाइड करना, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो जो जिसका मतलब ये होता है कि ये जो लैंग्वेज है ये ब्राउजर पे काम करता है। वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है 2 प्रकार की आती है, एक क्लाइंट साइड और एक सर्वर साइड, जिसमें से जावास्क्रिप्ट जो है आपका क्लाइंट साइड है। क्लाइंट साइड का मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ वेबसाइट को क्रिएट करेगा और वेबसाइट पे जो फॉर्म्स होंगे, लेआउट होंगे, उनको कंट्रोल करने का काम ये करेगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बाद हम इसके एक फ्रेमवर्क को पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है jQuery। अब jQuery क्यों पढ़ना पड़ेगा, देखिए फ्रेमवर्क वो होता है जो कोड को आसान कर दे। ऐसा समझिए, आप अगर प्योर जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो ये प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको सीखने के लिए आपको हर कोड को शुरू से लेकर अंत तक राइट करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को खुद से कस्टमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन jQuery क्या होता है, ये बना बनाया एक फ्रेमवर्क है जिसमें
कोड को इजी तरीके से अगर आप करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो आप क्या करते हैं, jQuery का यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट में हर काम को अगर आप करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कोई कोई नहीं कर पाता बिगिनर लेवल पे। लेकिन अगर आप jQuery का यूज़ करेंगे तो jQuery क्या करेगा, आपके सारे काम को ईजी कर देगा। और jQuery में पढ़ने का एक मेन रीज़न होता है कि हम जावास्क्रिप्ट में एजाक्स नाम का एक टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट के सर्वर से, मतलब वेबसाइट और सर्वर से हम डेटा जब लोड करते हैं तो उनके बीच में एजेक्स टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो जावास्क्रिप्ट में अगर हम करते हैं तो हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और यही चीज़ jQuery में बहुत ही ईजी तरीके से हम कर सकते हैं। लोग ज़्यादातर इसीलिए इसको jQuery को पढ़ते हैं। और अगर आपको एनिमेशन को अट्रैक्टिव बनाना, ट्रांजिशन देना हो, तब आप jQuery का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो आपने सीखा, एक प्रॉपर वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इतना ही हम नहीं पढ़ते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, हम दो फ्रेमवर्क पढ़ते हैं CSS के। ये CSS का दो फ्रेमवर्क है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया और टेलविंड हो गया। बूटस्ट्रैप के कई सारे वर्जन है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन जो हमारे पास आया वो 5 है। ये क्या करता है, ये CSS का फ्रेमवर्क है। अब CSS में मैंने बताया था CSS क्या करता है, डिजाइन करने का काम करेगा। तो उसमें भी सेम चीज़ था कि आपको हर एक डिज़ाइन को खुद से सोचना पड़ेगा और हर एक चीज़ को अपना इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन बूटस्ट्रैप क्या होता है, ये एक फ्रेमवर्क है CSS का ही, CSS द्वारा बनाया गया है। और इस फ्रेमवर्क का खास बात ये है कि आप इसमें क्लासेस मिलती हैं हर एक डिज़ाइन का। अगर मुझे एक वेबसाइट में मॉडल लगाना है, मॉडल मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स अगर ओपन होता है तो वो जाहिर सी बात मॉडल है। और एक मेनूज बनाना है जिसमें रिस्पॉन्सिव हो, ये सारा काम अगर CSS में करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट फीस करते हैं। लेकिन बूटस्ट्रैप क्या करता है, आपके लिए वो ईजी कर देता है। सिर्फ आपको क्लास यूज करना पड़ता है और इसके भी मदद से हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। बूटस्ट्रैप को बनाया गया है ट्यूटर द्वारा, ट्यूटर कंपनी आप जिसे जानते हैं, उनके द्वारा ये बूटस्ट्रैप बनाया गया है। और ये क्या करता है, UI को डिज़ाइन करता है। अगर आप मेनली कहें, अगर मुझे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव ले जाना है, मोबाइल या टैबलेट, डेस्कटॉप पे ले जाना है, तो हम CSS से ज़्यादातर नहीं करते हैं। अब आजकल हम जो यूज़ करते हैं फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप, और लेटेस्ट वर्जन हमारा बूटस्ट्रैप 5 आया है। नेक्स्ट जो फ्रेमवर्क है CSS का वो है टेलविंड। टेलविंड जो फ्रेमवर्क है ये यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क है। इसका मतलब ये होता है, ये भी बूटस्ट्रैप की तरह काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा UI को इम्प्रूवमेंट करके आपको देता है। दोनों अगर आप सीखते हैं तो दोनों की मदद से यही काम कर पाएंगे कि एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकें, जो आप CSS 2 से या 3 से कर रहे थे। अब इतना चीज़ जो हम सीखते हैं, इतना चीज़ जो हमारा आएगा, अगर मैं आपसे बात करूँ, इतना चीज़ जो हम सीखेंगे ये कहलाएगा फ्रंट एंड का पार्ट कहलाता है। वेबसाइट का आपने सुना होगा फ्रंट एंड पार्ट कहलाता है। फ्रंट एंड का मतलब हो गया कि वेब डिज़ाइनिंग, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग कोर्स करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप इतना सीखेंगे। इसके बाद वेबसाइट के बैकएंड में अगर मुझे काम करना पड़ता है, एक वेबसाइट होगी अगर बनाएंगे, हो सकता है उसमें कुछ फॉर्म हो, यूजर के कुछ डॉक्यूमेंट लेना हो, डेटा भी लेना हो, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, बैकएंड। अब बैकएंड यूज कब करेंगे वेबसाइट में, जब हमें किसी डेटा को लेना, अगर आप चाहते हैं मेरे वेबसाइट पे कोई व्यक्ति आए, अगर उससे हम कोई डेटा अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस वेबसाइट में आपको बैकएंड की टेक्नोलॉजी ऐड करनी पड़ेगी। बैकएंड की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे हैं, पर हमारे केस में हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो PHP यूज करेंगे। PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है जो बैकएंड का काम करेगा। ऐसा समझिए कि अगर मैं अपनी वेबसाइट में एक फॉर्म बना दूँ और उस फॉर्म में जो भी यूजर टाइप करेगा उसके डेटा को मैं सर्वर पे अपलोड कर दूं फ्यूचर के लिए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, PHP को पढ़ते हैं। PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है और PHP एक माध्यम है जो सर्वर को कंट्रोल करेगा। लेकिन जो डेटा हम यूजर से ले रहे हैं उस डेटा को रखने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर को पढ़ना पड़ेगा जिसे MySQL कहा जाता है। MySQL एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे यूजर का डेटा को अपलोड करते हैं। और अगर मुझे रिट्राइव करना है डेटा वेबसाइट से यूजर का, तो हमें MySQL डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। इस सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं और इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम यूजर के डेटाबेस को रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक SQL नाम की लैंग्वेज होती है जिनका यूज करना पड़ता है हमें वेबसाइट में। जब हम PHP सीखते हैं तो PHP की मदद से अगर हम डेटा लेंगे, तो PHP की मदद से अगर हम डेटा लेना चाहेंगे तो हमें SQL नाम की लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर SQL नाम की लैंग्वेज नहीं आएगी तो हम MySQL नाम के सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो SQL एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम MySQL नाम के डेटाबेस को एक्सेस करते हैं और इसमें डेटा स्टोर करते हैं। और PHP क्या करता है, सबसे पहले ये एक सर्वर पर काम करेगा, जो सर्वर हम काम करते हैं, जो सर्वर हम अपलोड कर जिस पे हम रखेंगे वेबसाइट, उस पर हमारा काम करेगा। और PHP कनेक्ट करेगा SQL से, SQL की क्वेरी को हम रन करेंगे और SQL क्वेरी क्या करेगा, उस डेटा को MySQL में ले जाएगा। जब भी मुझे कोई डेटा चाहिए मैं ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा PHP की मदद से जो SQL से डिमांड करेगा और SQL क्या करेगा, MySQL से डेटा लेके आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें बैकएंड में काम करना होगा तो बैकएंड में ये तीन चीज़ें हमें सीखना पड़ेगा। एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा जिसे MySQL कहा जाता है। डेटाबेस में PHP की मदद से डेटा स्टोर करने के लिए, PHP की मदद से अगर डेटा को निकालने के लिए हमें SQL नाम की लैंग्वेज आनी चाहिए।
तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, किसी वेबसाइट में जो यूजर डेटा फिल करेगा उसके डेटा को हम क्या कर सकते हैं, पीएचपी की मदद से स्टोर कर सकते हैं। पीएचपी सिर्फ सर्वर पे काम करने के लिए होता है, इसका काम सिर्फ ये होता है डेटा को लेना और डेटा को प्राप्त करना, बाकी कोई काम हम नहीं कर सकते इससे। लेकिन पीएचपी को कुछ लोग ऐसा होता है कि कंप्लीट ये कोर लैंग्वेज है जिसमें सारी कोडिंग आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर आप इतना सीखते हैं तो बैकएंड का भी काम आप कर लेते हैं और कंप्लीट आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, वर्किंग वेबसाइट, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी स्कूल कॉलेज हो गया या कोई ई लर्निंग वेबसाइट हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, इस तरह की अगर वेबसाइट अगर आपको बनाना हो तो इतनी टेक्नोलॉजी अगर आप सीख लेते हैं तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। और देखिए कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे सर्वर साइड लैंग्वेज जैसे पीएचपी है, नोड जेएस है, पाइथन है, जावा है, बहुत सारे हैं। लेकिन हर एक फील्ड में हर एक लैंग्वेज स्पेशली मतलब कहने मतलब वो उनका एक अलग कैटेगरी होता है। पीएचपी जिस लिए यूज़ किया जाता है, अगर आप पीएचपी यूज़ करते हैं तो पीएचपी बेस्ट है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, अगर आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जिसे वेब एप्लीकेशन कहा जाता है, उसके लिए पीएचपी बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पर आप किसी बैंक वैंक से रिलेटेड कोई वेबसाइट आप बना रहे हैं तो वहाँ पर जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं सर्वर साइड के लिए। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, पीएचपी का एक फ्रेमवर्क होता है जिसे वर्डप्रेस कहा जाता है। वर्डप्रेस पीएचपी द्वारा बनाया गया है। हम जो काम पीएचपी और माइस्क्यूएल से कोडिंग करके करते हैं वही काम हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस से करते हैं। वर्डप्रेस एक सीएमएस सॉफ्टवेयर होता है। सीएमएस सॉफ्टवेयर क्या होता है, सीएमएस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप ना तो कोडिंग करेंगे ना ही किसी प्रकार की कोडिंग नहीं करेंगे, बस आप उसमें हर चीज़ आपको दिया रहेगा, जैसा जैसा काम आप करना चाहते हैं उसकी मदद से आप कर सकते हैं। वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पीएचपी द्वारा बनाया गया और इसमें अगर आपको कोडिंग की जीरो नॉलेज है तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, मिनटों में 10 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर आप एक बेहतर वेबसाइट बना सकते हैं। उनके लिए है जिन्होंने जल्दी से, अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते थे कि बड़ी बड़ी कंपनी में जो ज़्यादातर काम होते हैं, जैसे कि नॉर्मली कोई वेबसाइट बनाना होता है तो वहाँ के जो क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं मुझे इतने दिन में वेबसाइट चाहिए, तो जो कंपनियाँ होती हैं वो क्या कहती हैं, उनको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना के दे देती हैं। वर्डप्रेस एक सीमित सॉफ्टवेयर जिसमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता, आसानी से इसमें वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस पे ज़्यादा कमांड करना चाहते हैं, अगर आप वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट बनाएंगे उसमें आप जैसा वर्डप्रेस देगा वैसा ही आप काम कर पाएंगे। अगर आप उसमें खुद से अपना कोई फीचर ऐड करना चाहेंगे वो आप काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये काम तभी कर पाएंगे जब आपको पीएचपी, माईएसक्यूएल, ये सारी चीज़ें अगर पहले से आती है तो वर्डप्रेस में जो वेबसाइट आप बनाएंगे आप खुद से अपना फीचर भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इस सिलेबस में वो है लारावेल। लारावेल एक ऐसी फ्रेमवर्क है जो पीएचपी द्वारा ही बनाया गया, पर ये चीज़ ऐसा नहीं है कि इसमें भी आपको कोडिंग करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पीएचपी में काम करते थे, जो भी पीएचपी में काम करते थे, थोड़ा बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड फेस करते थे उस चीज़ के लिए, लेकिन वही चीज़ लारावेल क्या कर देता है, हमारे लिए आसान कर देता है। जैसे कि अगर हम पीएचपी पे कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसका सिक्योरिटी पैकेज अगर मुझे मेंटेन करना होता है तो हमें खुद से कोडिंग करना पड़ता है, अपाची नाम का HTXS फाइल को एक्सेस करना पड़ता है, तब जाके हमारी वेबसाइट सिक्योर होती है। लेकिन लारावेल एक पीएचपी द्वारा बनाया गया और इसमें ऐसे सारे इनबिल्ट फीचर होते हैं जो ये सिक्योरिटी पैकेज को पहले से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इतने सिलेबस हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स में, और ये ज़रूरी नहीं है कि यही सिलेबस हो। हर एक इंस्टीट्यूट अलग अलग तरीके से अपना सिलेबस रखता है। जैसा कि हमारे यहाँ जो कोर्स चलता है उस कोर्स में हम लोग यही सारे सिलेबस प्रोवाइड करते हैं। स्टार्ट हुआ ना? तो आई होप आप लोग को ये सारे सिलेबस समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से कुछ सिलेबस लेके। थैंक यू सो मच।